हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमने DSSB TET सोशल साइंस की PYQs की एक सीरीज़ को स्टार्ट करा है, जिसमें DSSB के ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं SST से रिलेटेड, तो वही मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। इस वीडियो में पेपर 2 के ही क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, जो कि किससे रिलेटेड है, SST सोशल साइंस से, जो भी पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। और मैंने किसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसे मैं क्या करती हूँ इस हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डालती जा रही हूँ। अगर आप कोई सी भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट ईजिली मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। लास्ट सीरीज़ में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था, और आपको पता ही होगा कि जो DSSB के PYQs हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इन PYQs को देख लेंगे और इनका नोट्स बना के उसे रिवाइज़ करेंगे और वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखेंगे, तो इससे क्या होगा, ये आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा। हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। हर एक वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो आज सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे हम। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, डूरिंग द इंटर वॉर ईयर्स जापान लेफ्ट द लीग ऑफ नेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रीज़न। यानी कि इंटर वॉर चल रहा था, उसके बीच में क्या कर रहा था, जापान ने जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, यानी पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसे क्या करता है, जापान छोड़ देता है। तो अंतर्युद्ध के वर्षों के दौरान जापान ने राष्ट्रीय संघ को छोड़ दिया, निम्नलिखित में से इसका सही कारण कौन सा है। तो वो रीज़न पूछ रहा है कि उसने क्यों छोड़ दिया था। तो देखते हैं अपने ऑप्शंस को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फेलर ऑफ डिसआर्मामेंट, यानी कि निरस्त्रीकरण की क्या हो गई थी, विफलता हो गई थी। सेकेंड है हमारा मिलिट्री डिस्प्यूट, यानी सैन्य विवाद हो गया था। तीसरा है वॉर डेट, यानी युद्ध ऋण। नेक्स्ट है नॉन रिकग्निशन ऑफ मैंचुको, यानी कि मैंचुको रिजाइम, यानी मैंचुकाओ रिजाइम का गैर मान्यता। ये क्या था, इसका रीज़न था। तो देखते हैं हम अपने राइट आंसर को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतर्युद्ध के दौरान जापान ने मैंचुकाओ शासन की गैर मान्यता के कारण राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया। अंतर्युद्ध के दौरान 1932 में जापान ने मैंचुकाओ का एक पपेट राज्य बनाया, जिसे राष्ट्रीय संघ ने मान्यता नहीं दी थी। तो ये रीज़न था जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन को जापान छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन विच ईयर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंटर इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि मैंने इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर रखा है। तो यही होता है कि PYQs कितनी बार रिपीट होते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कब प्रवेश किया था, 1941, 42, 43 या फिर 40। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के कारण हुआ था। तो आपसे रीज़न भी पूछ लेता है, जैसे कई बार क्वेश्चन में पूछा है कि वर्ल्ड वॉर 1 का रीज़न क्या था, तो ऐसे आपसे वर्ल्ड वॉर 2 का भी रीज़न पूछ सकता है। तो आप इसको नोट्स में रख सकते हैं बनाकर। फिर अमेरिका 1941 ई में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, जब जापान ने क्या किया था, 7 नवंबर 1941 को अमेरिकी सैन्य बेस पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। तो यहाँ पर रीज़न भी बता दिया गया है कि US ने कब ज्वाइन करा और क्या रीज़न था US के ज्वाइन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द सीमा लेयर ऑफ अर्थ इज़ कम्पोज ऑफ डैश, यानी सीमा लेयर किससे बनी हुई है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, सीलियम एंड एल्यूमिनियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है, या फिर सिलेनियम और आयरन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो एडवर्ड स्वेज ने पृथ्वी की रासायनिक संरचना को हल्के सिलिकेट पदार्थों के आधार पर 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा और निफे। सियाल के नीचे स्थित दूसरी परत को सीमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी रचना बेसाल्ट आग्नेय शैल से हुई है।
रासायनिक संरचना की दृष्टि से इसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इस कारण इसे क्या बोलते हैं, सीमा परत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर्स इन एनी बॉडी इज कॉल्ड डैश। यानी किसी भी पदार्थ के अणुओं के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, एडवेक्शन यानी अभिवहन, कन्वेक्शन संवहन, रेडिएशन विकिरणन या फिर कंडक्शन यानी परिचालन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें, किसी भी वस्तु में पदार्थों के अणुओं द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण एवं गमन को परिचालन या फिर चालन कहा जाता है। परिचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान किया जाता है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक एक कि दोनों वस्तुओं या एक ही वस्तु के विभिन्न भागों का तापमान समान ना हो जाए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्शन यानी परिचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डन बाय जर्मनी बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यानी जर्मनी ने क्या करा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जर्मनी द्वारा किया गया था। इट एनेक्स्ड ऑस्ट्रिया इन 1938। यानी इसने 1938 में ऑस्ट्रिया पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, इट डिसमेंबर्ड द चेकोस्लोवाकिया इन 1935। इसने चेकोस्लोवाकिया को विघटित कर दिया था। नीदर वन नीदर टू, ओनली फर्स्ट ओनली सेकेंड या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। हिटलर ने 1938 में लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया था और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा कर लिया। 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फैसिज्म एमर्ज इन विच कंट्री। तो ये मुझे लगता है वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है कि फासिज्म का उदय किस देश में हुआ था, फ्रांस, स्पेन, ग्रीस या फिर जर्मनी। तो राइट आंसर इटली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फासीवाद यानी फासिस्टवाद इटली में बेनितो मुसोलिनी द्वारा संगठित एक राजनीतिक आंदोलन था जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ था। तो आपको लीडर का नाम याद रखना है, बेनितो मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्क्सिज्म फिलॉसफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मार्क्सवाद दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देयर कांट बी अ पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म। यानी पूंजीवाद से समाजवाद में शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, द वर्किंग क्लास विल सीज द पावर बाय रिवोल्यूशन। यानी जो वर्किंग क्लास है वो पावर या फिर सत्ता को हथिया सकता है, ठीक है, क्रांति के द्वारा। तो ओनली सेकेंड, नीदर 1 and 2, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड या फिर ओनली फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो मार्क्सवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शक थे जो बड़े पैमाने पर शासक वर्ग के प्रभाव का विश्लेषण करता था। मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत में पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग उत्पादन के साधन पूंजीपतियों के साथ होते थे और उन्हें वर्ग सम्मिलित थे। संघर्ष द्वारा ही क्रांति में सर्वहारा वर्ग या फिर द्वारा हथियाना होता है। मार्क्सवाद हमेशा एक अहिंसक क्रांति के समर्थक थे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले वाले से रिलेटेड है। कार्ल मार्क्स वॉज अ डैश थिंकर, मर्केंटलिस्ट यानी व्यापारी या फिर सोशलिस्ट यानी समाजवादी। ऑप्शन है बोथ, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड या फिर नीदर 1 और नीदर 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 तक एक जर्मन समाजवादी, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतवादी दार्शनिक थे। इनकी प्रसिद्ध कृति 1867 में प्रकाशित दास कैपिटल है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्सवाद के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है। तो ये आपसे दास कैपिटल भी बहुत बार पूछा गया है, आप इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ मार्स। यानी मंगल ग्रह का परिक्रमण, या इसमें रिवोल्यूशन पूछा। आपको पता है एक रिवोल्यूशन होता है, एक रोटेशन होता है। रोटेशन ये होता है कि डे कितने टाइम का है और रिवोल्यूशन ये होता है कि उसने जो सन का जो चक्कर कितने टाइम में लगाया, जिसे हम इसे 1 डे भी बोल सकते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं 1 ईयर बोलते हैं। आई होप ये छोटे मोटे जो फैक्ट्स हैं ये आपको पता होंगे।
तो मार्क्स का जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है यानी 1 ईयर पूछ रहे हैं हमसे, तो देखते हैं 433 डेज़ का होता है, 4333 डेज़, 88 डेज़, 365 डेज़ और 687 डेज़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगल ग्रह का परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन 687 दिन का होता है। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा एवं आकार में 7वें स्थान पर आता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मीन्स है। हमारे सोलर सिस्टम की सबसे हाईएस्ट पीक मंगल ग्रह पर है, जिसका क्या नाम है? ओलिम्पस मीन्स। तथा सबसे बड़ी घाटी मेरिनेरिस स्थित है। फोबोस एंड डोमोस क्या हैं? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, जिन्हें हम मून भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नेम द डिक्टेटेड ट्रीटी इम्पोज ऑन जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई निर्धारित संधि का क्या नाम था, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 का भी एक रीज़न माना जा सकता है? ट्रीटी ऑफ न्यूली यानी न्यूली की संधि, ट्रीटी ऑफ ट्रायनॉन यानी ट्रायनॉन की संधि, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन यानी सेंट जर्मन की संधि, और दूसरा है ट्रीटी ऑफ वर्साइल यानी वर्साइल की संधि। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि ये वन ऑफ द हार्श ट्रीटी थी जो जर्मनी पर इम्पोज की गई थी, जिसके रीज़न की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 क्या होता है? कंडक्ट होता है, या फिर वर्ल्ड वॉर 2 की स्थिति स्टार्ट होती है। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को लागू करते समय जर्मनी प्रतिनिधियों ने अनुमति नहीं ली थी। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्साई की संधि हुई उसमें जो जर्मन के प्रतिनिधि थे, इन्होंने किसी से अनुमति नहीं ली थी। इस संधि के दौरान जर्मनी पर विजयी राष्ट्रों ने कठोर शर्तें लगा दी थी, तथा शर्त के अनुसार जर्मनी को अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ा, दूसरे राज्यों पर कब्जा नहीं कर सकता था, तथा सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ण पूर्ति थोप दी गई, यानी जो भी लॉस हुआ था वो किस पर थोप दिया गया था? जर्मनी पर। क्योंकि वर्साई की संधि को जबरदस्ती जर्मनी पर थोपा गया था, इसीलिए हिटलर एवं जर्मन वासी ने अपमानजनक मानते थे। इस संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का गर्भगृह भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच आर द फॉलोइंग रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द मेटामॉर्फिज्म ऑफ सैंडस्टॉर्म, यानी सैंडस्टॉर्म को मेटामॉर्फिज्म करके कौन सी रॉक बनाई जा सकती है? तो निम्नलिखित में से किन चट्टानों का निर्माण बलुआ पत्थर के रूपांतरण के कारण होता है? स्लेट, क्वार्ट्जाइट्स एंड मार्बल्स या फिर जीन्स। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर। तो बलुआ पत्थर के रूपांतरण कायांतरण से क्वार्ट्जाइट चट्टान का निर्माण होता है। पृथ्वी के ताप या दाब पर दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण आग्नेय अथवा अवसादी शैलों के रंग, रूप, संरचना तथा कठोरता आदि में परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन के कारण बनी हुई चट्टानों को रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड इज प्रीवेलेंट इन नॉर्थ एंड साउथ पोलर रीजन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में चलती है? यामो, जोंडा, ब्लिजार्ड या फिर फोएन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्लिजार्ड या हिम झंझावट ध्रुवीय हवाएं हैं जो बर्फ के कणों से युक्त होती हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव, साइबेरियन, कनाडा तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हिमकणों से युक्त होने के कारण दृश्यता नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो कि रिलेटेड है हमारे वर्ल्ड वॉर 1 से। द वर्ल्ड वॉर 1 वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? वर्ल्ड वॉर 1 कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? 1912, 14, 13 या फिर 15। तो आप सबको आई होप इसका राइट आंसर पता होगा। तो विश्व युद्ध फर्स्ट 1914 में शुरू हुआ था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजाओ में हत्या की घटना प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। ऑस्ट्रिया ने 1904 में बोस्निया पर कब्जा कर लिया था, जिस पर सर्बिया की निगाह थी, इसलिए ऑस्ट्रिया ने इसे सर्बिया का षड्यंत्र मानते हुए चेतावनी दी और 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार यह गुटों का युद्ध हुआ था।
इसमें रूस ने सर्बिया के पक्ष में युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, अतः जर्मनी ने भी 1 अगस्त को रूस एवं 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेकेंडरी सिस्मिक वेव्स। तो आपने आई होप जो वेव्स होते हैं इनके बारे में पढ़ा होगा। 2 टाइप्स की होती हैं, एक बॉडी वेव्स और दूसरी कौन सी होती हैं, सरफेस वेव्स। तो उसमें आपने प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसमें से पूछ रहा है द्वितीय तरंग यानी सेकेंडरी एस तरंग के संबंध में कौन सा कथन सही है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी ये क्या कहलाती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। दीज वेव्स कांट पास थ्रू लिक्विड मटेरियल, ये तरल पदार्थ से नहीं गुजरती हैं। देयर स्पीड इज़ लोअर देन सरफेस वेव, इनकी जो स्पीड होती है वो सरफेस वेव से कम होती है। ओनली सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों या फिर फर्स्ट और सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को भूकंपित लहरें बोलते हैं। मुख्यतः रूप से ये भूकंपीय लहरों तरंगों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक एवं संपीड़नात्मक तरंगें, द्वितीय या अनुप्रस्थ तरंगें और धरातलीय तरंगें। तो द्वितीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं जो जल तरंग या प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। ये तरंगें केवल ठोस माध्यम से ही होकर गुजरती हैं और इनकी गति धरातलीय तरंग से अधिक होती है। तो विकल्प 1 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इन 1796 नेबुलर हाइपोथेसिस अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ वाज गिवन बाय, यानी जो नेबुलर हाइपोथेसिस था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो आप जो भी हमारी क्या कहते हैं रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ से दे रखा है मतलब थ्योरीज़ हैं उनको भी देखें, क्योंकि थ्योरी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जीन ब्रून्स, R.S. मॉर्गन, T.C. चैम्बलिन या फिर लाप्लास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी लाप्लास। तो पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन लाप्लास ने 1796 में अपनी पुस्तक एक्सप्लोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया है। यह परिकल्पना कांट के विचारों के कुछ साम्य रखती हैं। लाप्लास ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करके अपना संशोधित विचार व्यक्त किया था। तो आपको लाप्लास के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द यूटोपियन सोशलिस्ट वर साइंटिफिक इन देयर आउटलुक, यानी कि यूटोपियन समाजवादी अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक थे। द यूटोपियन सोशलिस्ट वर कंसर्न अबाउट सोशल जस्टिस, यानी यूटोपियन समाजवादी सामाजिक न्याय के बारे में चिंतित थे। ओनली सेकेंड, नीदर 1 और 2, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर ओनली फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यूटोपियन समाजवादी अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक नहीं थे बल्कि सामाजिक न्याय के बारे में सोचते थे। यूटोपियन कल्पनावादी और आदर्शवादी समाजवाद के विकास का श्रेय फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन को दिया जाता है। सेंट साइमन के अनुसार राज्य एवं समाज को एक ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे को शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें तथा समाज के निर्धन वर्ग के लिए उत्थान के लिए कार्य भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। प्रेसी ग्रासलैंड इज फाउंड कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ और ग्रासलैंड्स के बारे में। तो जो प्रेसी जो था वो सबसे पहला तो उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है, पूर्वी अफ्रीका में सवाना है एंड आपका मध्य एशिया में स्टेपी ग्रासलैंड है, वेनेजुएला में लानोस ग्रासलैंड है। तो आप इसका नोट्स बना के रख लें अपने पास, क्योंकि ग्रासलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है विच विंड इज नोन एज स्नो ईटर, यानी हिमभक्षी के नाम से किस विंड को जाना जाता है। तो ट्रॉमनेट, सिरोको, लू या फिर चिनोक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि चिनोक। चिनोक को हिमभक्षी पवन के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतीय ढालों के सहारे
प्रवाहित होते वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। बंसल काल में इसकी गर्मी में तापमान एकाएक बढ़ जाती है और हिम तेजी से पिघलने लगता है। इसी कारण इसे हिमबख्शी पवन भी कहते हैं। इसके आगमन से चारागाह बर्फमुक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रेनफॉल अकर्स इन विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कौन से लेयर में बारिश होती है। ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, थर्मोस्फेयर तापीय मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, या फिर मेसोस्फेयर मध्य मंडल। तो आपको पता होगा कि जो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में ही होती हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। इस परत में धूलकण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं तथा मौसम संबंधी परिवर्तन यानी बादल, कोहरा, ओला, तुषार, आंधी तूफान, वर्षा, विद्युत प्रकाश आदि इसी मंडल में होते हैं। यानी जो ये एक्टिविटीज़ हैं वो इसी मंडल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। द आइडिया ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म आर ऑल्सो नोन एज, यानी वैज्ञानिक समाजवाद के विचार को डैश के रूप से जाना जाता है। क्या, मार्क्सिज्म यानी मार्क्सवाद, फैसिज्म यानी फांसीवाद, एनार्को प्रिमिटिविज्म यानी एनार्को आदिमवाद, या फिर कैपिटल यानी पूंजीवाद। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी मार्क्सवाद के विचारों को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स एवं एंजेलिस के अनुसार वैज्ञानिक समाजवाद सामाजिक समस्याओं के विभिन्न विश्लेषण और उनके व्यवहारिक समाधान खोजने पर आधारित है। मार्क्सवाद के अनुसार जब तक उत्पादन के संसाधनों का निजी स्वामित्व है तब तक श्रमिक वर्ग की स्थिति में सुधार नहीं आ सकता। तो आज के 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप DSSB की आपको पता है एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी जो अपनी तैयारी है उसे बिल्कुल भी स्लो नहीं करेंगे, कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए, वीडियोस को लगातार देखते रहिए। बाकी जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होती है उनके लिए आप स्पेसिफिक वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं। बाकी क्या कहते हैं कि जो भी मतलब PYQs आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो PYQs को देखना ना छोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे लगे कि इस वीडियो की ज़रूरत है और मैं इस सेशन को फिर क्या करूँगी, कंटिन्यू करती रहूँगी ताकि जो भी वीडियोज़ हैं मैं आपके लिए एक्स्ट्रा जो भी मतलब आगे वाली वीडियोज़ हैं मैं फिर डालती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ।